इन सभी लोगों में से कोई सिमिलैरिटी बता सकता है? सिमिलैरिटी छोड़ो, पहले कोई ये बता सकता है कि इन सबका नाम क्या है? कोई एक जो सबके नाम बता दे, सबके नाम बता दे। आप बता सकते हो कोई एक? चलो कोई तीन के बता दे। मनोज, मनोज भाई। हाँ हाँ, पुतिन, बराक ओबामा, हाँ राम जेठमलानी। अब बाकी तीन कोई और, बाकी तीन कोई और। अंकित, हाँ प्लीज मैम। हिमानी जी, वो तो बता। नेल्सन मंडेला, बहुत बढ़िया सर। अब इनकी कोई सिमिलैरिटी बताए। अरे भाई मयंक भाई को छोड़ के। हैं? और सब लॉयर्स हैं, सब अपनी लीगल प्रैक्टिस के बाद अपनी अपनी, यस, एडिशनली अपनी लीगल प्रैक्टिस के बाद अपनी इस फील्ड में इतना प्रोमिनेंटली आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। माई कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस इज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आगे जो भी रिट पिटिशंस लगती हैं, मैं उनकी प्रैक्टिस करता हूं। रिट पिटिशंस बेसिकली आर फाइल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कोई भी सरकारी मुलाजिम के अगेंस्ट अगर आपको कोई केस करना है कि जो उन्होंने अपनी ड्यूटी के टाइम पर अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, पुलिस अथॉरिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, कहीं पे भी अगर आपका कोई काम अटका हुआ है जो उनको ड्यूली करना था लेकिन करा नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में रिट पिटिशंस जाती है। सेकंड, क्रिमिनल लिटिगेशन, क्रिमिनल केसेस जितने भी होते हैं, आईपीसी, अब बीएनएस हो चुका है, स्पेशल लीव पिटिशंस, बेल एप्लीकेशन, वेदर इट इज एंटिसिपेटरी और रेगुलर। एंटिसिपेटरी और रेगुलर बेल का डिफरेंस ये होता है, एंटिसिपेटरी बेल वो होती है जो आपकी अरेस्ट से पहले हो जाती है। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है तो आपके पास में एक ऑर्डर होता है कि हाँ भाई हमारे पास एक बढ़िया वकील है अपूर्व, अगर आपको लगता है तो अपूर्व है, उसने हमारी बेल पहली करवा रखी है, अब मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री अरेस्ट बेल। एंड रेगुलर बेल इज जब आप कस्टडी में होते हैं, मतलब आप नहीं होते, कोई कस्टडी में है तो उसको बेल चाहिए। क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, एफआईआर अगर आपके ऊपर गलत लॉज हो गई है किसी अक्यूज के अगेंस्ट में, तो वो एफआईआर क्वैश करने की पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास होती है, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट। सिरे से एफआईआर ही खत्म हो जाए, ना कोई चार्जेस ना कोई और सुनवाई, केस ही खत्म। थर्ड, सिविल एंड कमर्शियल लिटिगेशन, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मनी रिकवरी मैटर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीचेस, कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था दोनों पार्टीज का, इनको इस टाइम पे पेमेंट करनी थी, इनको इस टाइम पे सामान डिलीवर करना था, नहीं हुआ, तो उनकी लाइबिलिटीज क्या बनती हैं, उन लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में आपके रेमेडीज क्या बनती हैं अगर वो ब्रीच होती हैं तो। आर्बिट्रेशन रिलेटेड प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन एक रीसेंट ग्रोइंग टर्म है जिसमें आप रेगुलर कोर्ट ना जाकर के अपना एक सेपरेट प्राइवेट कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कोर्ट इसमें आपको पावर देता है कि आप इसमें प्राइवेट जजेस को अपॉइंट करें। मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, लीगल टर्म्स में वो आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आप सेट करते हैं, जिसमें आपके आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं, दोनों पार्टीज मिलकर के एक डिस्प्यूट के स्पेशलाइज्ड पर्सोनल को अपॉइंट करते हैं कि आप हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो। लंबी लंबी कोर्ट की कचहरी की जो प्रोसीडिंग होती थी, सालों साल 10-10 साल केस चलता रहता था। आर्बिट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी आर्बिट्रेशन जो आपका केस का डिस्प्यूट है वो 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए, ओनली एंड ओनली इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, आपने कोई सामान खरीदा या आपने अपनी कोई सर्विसेज दी तो आपके अगेंस्ट में कोई केसेस होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अप टू 1 CR के जो रिलीफ के मैटर्स होते हैं वो होते हैं। स्टेट कंज्यूमर फोरम में 1 to 10 CR के मैटर एंड अबव 10 CR आपके सारे नेशनल कंज्यूमर फोरम में जाते हैं। मैं तीनों ही फोरम्स में डील करता हूं। नीश मैटर जो होते हैं सर्विस लॉ रिलेटेड, सर्विस लॉ में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के प्रमोशन, रैंकिंग और उनकी पेंशनरी बेनिफिट्स, सुपर एनुएशन मतलब रिटायरमेंट की डेट से पहले जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हमारे जूनियर को हमारा सीनियर बना दिया, ऐसे जो सुनने में आते हैं कि मेरे से नीचे था, मेरे बाद आया था और मेरे से ऊपर चला गया, तो इस टाइप के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो सर्विस रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो होते हैं सर्विस लॉ, मैं उनमें भी डील करता हूं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, क्या आपको पता है 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुना है किसी ने? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया अमंग 190 कंट्रीज, इंडिया वाज एट 143 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आने के बाद में
As per the latest data up to 2020, India is now standing at 63. किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना मोटिव नहीं होता है, अगर वो बिजनेस फॉर अ टाइम बीइंग अगर वो नहीं चला, आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, आपने एलएलपी बनाई या कुछ भी बनाई, अगर वो नहीं चल रहा है तो उससे आपको एग्जिट कैसे लेना है, कंपनी वाइंड अप कैसे होगी, ये कोड पूरा का पूरा वो बताता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसकी सारी की सारी हेयरिंग्स जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, एनसीएलएटी, एपेलेट ट्राइब्यूनल, उन सभी केसेस में मैं डील करता हूं। मैट्रिमोनियल एंड फैमिली डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू डाइवोर्स केसेस, डाइवोर्स केसेस भी होते हैं, मैं उनमें भी डील करता हूं। चाइल्ड कस्टडी मैटर्स, चाइल्ड कस्टडी के साथ साथ में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, दो भाइयों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या फैमिली मेंबर्स का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वो सारे केसेस भी मैं डील करता हूं। माई स्पेशलाइजेशन इज इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसिक्यूशन। ट्रेडमार्क जो आपका एक सेपरेट एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड। व्हाइट कलर का अगर आप एक टिक देखेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ भाई नाइकी है। येलो कलर का एम देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या है, मैकडोनल्ड्स है। कुछ सेंसिटिव केसेस हैं जो मैंने डील करे हैं आज तक। नीट के एक पैरालाइज्ड कैंडिडेट था, उसका डिस्प्यूट था सुप्रीम कोर्ट में। सर मैं एंड में एक बार पूरा बता दूंगा, एंड में पूरा बता दूंगा। वैसे जो पर्सनल मतलब प्रोप्राइटरशिप है तो उसकी गवर्नमेंट फाइलिंग फीस है 4500 और प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी है तो 9000 है। उसमें प्रोफेशनल फीस जो होती है वो अलग से ऐड होती है। आर्टिकल 136 में स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डलती है। स्पेशल लीव पिटीशन सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही डलती है, जिसमें आप किसी भी लोअर कोर्ट के ऑर्डर, लोअर कोर्ट के किसी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आप सीधा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ही है कि वो उस लीव को एक्सेप्ट करे या लीव को डिनाई करे, और किसी भी फोरम के पास में नहीं है। जी, ये अगर हायर जो अथॉरिटीज हैं वहां पे लीगल रेमेडी अवेलेबल है तब जा सकते हैं? सर डायरेक्टली जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट यही रिकमेंड करता है कि अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी है तो आप पहले उसको अवेल करो। वहां पे अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप हमारे पास में आओ। बट आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। ये रिसेंट के मेरे कुछ केसेस हैं, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर, डिनायल ऑफ बेल, अपील इन सर्टेन डिस्प्यूट्स। रिसर्च बेस्ड ड्राफ्टिंग होती है, ऐसे ही कुछ भी हम कागजों में भर के नहीं दे देते हैं। कई एडवोकेट्स तो ऐसे हैं, मैं खैर डिमीन नहीं कर रहा हूं, फॉर्मेट होता है एज इट इज लगाया और आगे चलो। नहीं, रिसर्च बेस्ड ड्राफ्टिंग होती है, जजमेंट बेस्ड रिसर्च होती है। सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की रूलिंग्स किस तरीके से आती है तो वो डायरेक्टिव मेजर्स हम फॉलो करते हैं। थोड़ा सा अब मैं क्या क्या करता हूं वो तो क्लियर मैंने आपको कर दिया, किस स्कोर एरिया को मैं टच करता हूं। थोड़े से लीगल मिथ, अब सर ने भी जो क्विज किया था, एक छोटा सा क्विज मेरी तरफ से भी है। आप लीगली साउंड कितने हो? सबको पता होगा। मनोज भाई एक बार ये रीड कर दो वहीं से। मैं अपना केस कभी भी फाइल कर सकता हूं। ट्रू और फॉल्स? क्या मैं कभी भी जब सो के उठूं और आज मैं यार 6 महीने पहले मेरे जो रिकवरी था वो रह गया था, मुझे उनसे पैसा लेना था, आज मैं चला जाऊं? नहीं। इंडियन लिमिटेशन एक्ट आपको एक पर्टिकुलर टाइम बार्ड मैनर में केसेस को फाइल करने के लिए डायरेक्शन देता है। चेक बाउंस का केस है तो उसको लिमिटेड टाइम में ही आपको नोटिस भेजना है, लिमिटेड टाइम में ही आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। आपका कोई मनी रिकवरी डिस्प्यूट है तो वो 3 साल के अंदर अंदर ही होगा अगर आपका कोई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है तो, इस तरीके से। बट ये आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी उठ करके आओ यार मेरा पुराना कोई डिस्प्यूट है तो वो आपको टाइम बार्ड मैनर में ही रखना है। इसके लिए मैं एक सेपरेट, एक बिल्कुल अलग लाइन बोलता हूं। आज के टाइम पे परसेप्शन चेंज हो चुका है, जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो तभी हम वकील के पास जाएं, बिल्कुल नहीं। आप काम करने से पहले ही मेरे पास आ जाओ कि मैं आपको इतना फुल प्रूफ कर दूं कि कल को कोई डिस्प्यूट ही ना हो। अगर डिस्प्यूट हो तो आप कैसे उस डिस्प्यूट से इजीली बाहर निकल सकते हो, मैं उसके लिए भी आपको दूंगा। नॉमिनी विल गेट ऑल ऑफ द मनी आफ्टर डेथ। बैंक अकाउंट में नॉमिनी होता है, म्यूचुअल फंड में हमारा जो भी सारा होता है वो नॉमिनी होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है तो उसमें नॉमिनी होता है, और भी कई जगह पे हम नॉमिनी रखते हैं। तो हमारी डेथ के बाद या फिर जिसने जिसको नॉमिनी रखा है उसकी डेथ के बाद में सारा पैसा नॉमिनी को मिलेगा। ट्रू और फॉल्स?
नहीं 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 नहीं, मैं ये क्या कह रहा हूँ, नॉमिनी विल गेट ऑल ऑफ द मनी। हाँ सर बता रहे हैं कुछ, हाँ फिर लेकिन ऑनर नहीं, यस, राइट नहीं। नॉमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ दैट मनी या ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ही इज ओनली द कस्टोडियन, ही कांट यूज दैट। उसकी सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूटी होती है कि उस पैसे का या उस अमाउंट का सही डिस्ट्रीब्यूशन लीगल एड्स में हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आधे लोगों को तो दिमाग में यही होता है यार मरने के बाद में सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, प्रॉपर्टी के सारे मैक्सिमम डिस्प्यूट इसी इशू की वजह से होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, नॉमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ, हाँ ही इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस डिस्ट्रीब्यूशन की फीस चार्ज कर सकता है। इसमें कि विल लिखनी चाहिए तो वो आपका, अगर उसी बंदे के नाम पे विल भी है ना तो आपकी सारी प्रॉपर्टी या जो भी चीजें मिल जाए। मैम विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सारे के सारे प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व होती है ना उन सब पे सबसे सुपीरियर है। अगर विल लिख दी ना तो सारा का सारा सक्सेशन एक्ट जो है ना वो सब साइड हो जाता है, अगर विल रखी है तो। उसके बाद चाहे नॉमिनी है या नहीं है वो सब सेकेंडरी होता है, विल इज फॉरमोस्ट। विल कैन ऑल्सो बी चैलेंज एट द टाइम ऑफ प्रोवेशन। विल प्रोबेट होती है जब विल आप कोर्ट के पास लेके जाते हो कि एज पर विल जो इनकी डेथ हुई है अब ये प्रॉपर्टी सारी मेरी है, या फिर विल में जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो करता है, तो उस टाइम पे वो उनके लीगल एड्स या जो भी अफेक्टिंग पार्टीज होती हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। सर हो सकती है सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे आपको ये दिखाना पड़ता है कि ये सर्कमस्टांसेस थे अब ये थे, या फिर विल चेंज हो चुकी है या सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं जो विल में लिखे हुए हैं, तो रजिस्टर्ड विल भी चैलेंज होती है। Offenses committed at place A can be registered at place B. मेरा मोबाइल किसी ने मेट्रो में लक्ष्मीनगर मेट्रो पे निकाला, मैं जनकपुरी जाकर के उतरा, तो मैं वहां पे जनकपुरी में केस रजिस्टर करा दूं? यस यू कैन। नो नहीं, पहले भी हो सकता था, डे वन से है ये चीज। लीगल टर्म एक आती है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर इज फाइल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। आप किसी भी थाने में जाकर के किसी भी ऑफेंस को रजिस्टर करवा सकते हैं। उस पुलिस स्टेशन की जो आईओ आपका जो अपॉइंट होगा वो उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करेगा, देन उसकी ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होगी, उसके बाद वो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन में असाइन होगा, वहां पे आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। करते नहीं है एक्चुअल में इसका रीजन इसका रीजन ये होता है कि कितना एरिया क्राइम फ्री है, वो नंबर ऑफ एफआईआर पे डिपेंड करता है। इसलिए कम से कम एफआईआर मेरे पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हो, ऐसा पुलिस अथॉरिटी सोचती है, इसीलिए वो एफआईआर रजिस्टर करने से बचते हैं सारे। लास्ट है, अ शॉप हैज टू सेल एन आइटम एट अ प्राइस विच हैड कोटेड। अरे भाई यार तुम्हें सब पता है, मेरे को देने तो दो। क्या शॉप के ऊपर जो एक प्राइस टैग लगा होता है, अगर कोई ड्रेस वहां पर लिखा हुआ है कि 2000 की है, तो आप शॉप पे जाएंगे मुझे 2000 की ड्रेस दे दो, तो वो 2000 की मिलेगी? डिस्काउंट तो मिलेगा ऑब्वियसली, बट मेरा कहने का मतलब ये है जो शॉपकीपर है या जो ओनर है उस आउटलेट का, ये उसका राइट है वो किसी भी प्राइस पे बेचे, चाहे वो ज्यादा पे क्यों ना बेचे, बिल्कुल बेच सकता है। लीगल इसमें टर्म ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं आपकी जो बाइंग सेलिंग होती है, ये भी एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में आपकी तीन चीजें होती हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, देन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज द अमाउंट इज टू बी एक्सचेंज। अगर आपने किसी प्राइस टैग को देख करके शॉप को अप्रोच करा है तो उसमें प्रपोजल शॉपकीपर का नहीं है, प्रपोजल आपका है, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का राइट जो है वो शॉपकीपर के पास है। कि हम जाएंगे और दुकान वाले को बोलेंगे भाई ये 2000 की ड्रेस दे दोगे, हम तो ऑर्डर करते हैं, दे दोगे, ये उनका राइट है कि वो चाहे 2000 की ड्रेस को 2500 में बेचें या 1500 में बेचें या बोले फ्री में ले जाओ। तो एक ये लीगल मिथ आपका मैं क्लियर कर रहा हूं कि शॉप पे जो प्राइस है, ऑल्दो ये जनरल प्रैक्टिस पे नहीं होता, बट इट इज पर्टिकुलरली नोन एज इन्विटेशन टू ट्रीट। हाँ होता है, कई चीजों में होता है, हर स्पेशल एरियाज में महंगा मिलता है। अगर कोई भी किसी को क्वेरी है आप इनबॉक्स भी कर सकते हो, ये मेरा स्कैनर है, वरना आपके पास सबके पास में फोन नंबर होगा ही, उसमें डायरेक्टरी में ही है। कोई भी चीज अगर पूछनी है तो प्लीज